जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, लर्नर्स, शिक्षार्थियों, मैं सब साइंस की इस क्लास में, प्रारंभ फिजिक्स क्लास में मनीष चंद्र शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस यात्रा को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से सफर ही आनंद है। मंजिल बहुत सारी चीजों का रिजल्ट है, बट जो हम एट ए टाइम इस समय विशेष पर जिस चीज को कर सकते हैं वो है पूरे रास्ते को, पूरे पथ को एंजॉय करना, उसके एक एक क्षण का सुख लेना। और किसी भी क्षण का सुख हमें बच्चों तभी मिलता है जब हम उसमें अपना पूरा अर्पण कर देते हैं। यानी जो हम उस समय कर रहे हैं उस समय कोई चीटिंग अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है फिजिक्स की, और फिजिक्स में हमारा फंडामेंटल टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों जोर दे के बोलता हूँ कि क्यों इसको सबसे मूलभूत चीज बोला गया है, फंडामेंटल चीज बोला गया है, गति। इसको हम बोलते हैं मोशन या गति। अब गति अगर हमें पढ़नी है फिजिक्स में ओवरऑल, वैसे तो मैं पूरी फिजिक्स का आपको अगर 11th 12th का या 9th से लेके 11वीं या 12वीं तक की यात्रा का सार बताऊं तो हम सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन ही कर रहे हैं। हर चैप्टर में किसी न किसी तरीके से आपको लगेगा कि जब तक गति है तब तक ही अध्ययन है, जैसे ही गति बंद वहां पर उसकी सारी स्टडी बंद हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि किसी भी गति को पढ़ने के लिए फंडामेंटली मूलभूत रूप से क्या चाहिए। मैं आपको इस क्लास की बैंडविड्थ बता देता हूँ। क्लास की बैंडविड्थ मतलब ये कौन सी क्लास के बच्चे इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और ये वीडियो किसके लिए है। पर्टिकुलरली हमारा टारगेट जो है, विशेषतः मेरा लक्ष्य है 11वीं क्लास की फिजिक्स पे जाना, बट मैं फंडामेंटल स्टार्ट कर रहा हूँ 9 से। ठीक है, तो इस वाली क्लास में या अगली एक दो क्लास में हम 9th और उसके आसपास के लेवल की बात करेंगे, जो कि 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फिजिक्स की स्टडी, जिस वजह से आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है, बायोलॉजी ली है या मैथमेटिक्स लिया है, जिस वजह से लिया है, जिसका अल्टीमेट कारण मैक्सिमम बच्चों के लिए 95% बच्चों के लिए क्या होता है, या तो डॉक्टर्स में की फील्ड में करियर बनाना या इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाना, तो उन सब के लिए ये आपको मस्ट जरूरी टूल है। इस वाले कोर्स को मैं प्रो फाउंडेशन कोर्स बोलता हूँ। ये मेरे प्रो फाउंडेशन कोर्स का फंडामेंटल पार्ट है। तो सबसे पहला बात जो हमें इसमें जानने की जरूरत है वो है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है स्थिति। अब जैसे ही हम यहाँ पर कहीं भी स्थिति की बात करते हैं तो हमें स्थिति बताने के लिए गणित की हेल्प लेनी पड़ती है। बोले गणित कहाँ से आ गई? स्थिति। अब आप बोलो कि मैं यहाँ खड़ा हूं या मेरा घर वहां है, तो अब आप क्या बताओगे? आपको अगर मैं समझ पा रहा हूं और आपको समझा पा रहा हूं तो आपको एक्स वाई निर्देशांक चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। एक ऐसी पद्धति की जरूरत है जिसमें हम वस्तु की या पॉइंट की स्थिति को गणितीय रूप से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति बोलते हैं जिसको, जिसमें हम एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में पोजीशन से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैंने ये कोई एक पॉइंट मार्क करा है तो मैं बोलूंगा कि इस मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x1। सिमिलरली अगर यहां पर कोई पॉइंट मार्क किया गया है तो O से इसका डिस्टेंस है y1। तो इस पॉइंट वन की स्थिति, इस पॉइंट वन की स्थिति मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसका अगर मुझे पोजीशन बताना है तो वो OX1 स्थिति बोली जाएगी। OX1। इसी प्रकार अगर सेकंड वाले पार्टिकल की स्थिति बतानी है, टू की पोजीशन को जस्टिफाई करना है, तो मैं बोलूंगा OY1। OX1 और OY1 बच्चों क्या है?
पोजीशन है वो किसने देखी? इस ओरिजिन पे मूल बिंदु पर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने। हम सामान्यतः इस प्रेक्षक को, इस व्यक्ति को ऑब्जर्वर बोल देते हैं। ओ, ये चल फिर नहीं सकता, जिस तरफ देखता है वहीं पर जाता है, इसकी कोई गति में परिवर्तन नहीं। समझ में आई वाली बात? OX1 और OY1। इसी वाली स्थिति को जब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे तो हम सदिश में बताने की कोशिश करेंगे, वेक्टर में। ठीक है, पार्टिकल ने मान लो अपनी इस वाली स्थिति को नया बनाने की कोशिश करी, अब कोई अपनी जगह पे तो रहेगा नहीं, तो ये जो इसकी नई स्थिति है x दिशा में, सपोज ये x2 हो गई। कुछ समय पश्चात, जिन भी शब्दों में मैं जोर दे रहा हूं ना उस पर आपको भी देना है, कुछ समय पश्चात वो स्थिति हो गई x3। यानी कि जब भी हम स्थिति का परिवर्तन करते हैं, किस चीज का परिवर्तन मस्ट होता है, यानी कि आवश्यक रूप से होता है, आप उस परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है समय का परिवर्तन, चेंज इन द टाइम। तो पहली बात आपको पोजीशन समझ में आई। पोजीशन को हम किस में लिखते हैं? पोजीशन को बताने की कोशिश करते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x और y में। यहाँ पर OX1 की स्थिति बताने के लिए मुझे y में परिवर्तन नहीं करना है, तो मेरा y निर्देशांक 0 है। सिमिलरली जब मैं y की स्थिति बता रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 0 और y1। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसकी डिटेलिंग में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तब हम आते हैं, अभी इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मान लो कि इसमें x, y और z होता है। अब जैसा मैंने कहा आगे की बात में कि किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन अगर मुझे बताना है तो मुझे किस चीज को शामिल करना पड़ेगा? समय को। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में घड़ी यानी कि टाइम को इन्वॉल्व कर लेते हैं, समय को शामिल कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। आई बात समझ में कुछ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोला हमने? किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने समय को शामिल कर लिया है तो उस पद्धति को, उस ओवरऑल को हम क्या कहेंगे? FOR, निर्देशांक सिस्टम के साथ हमने समय को ले लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है, जैसे ही एक बोर्ड का पार्ट कंप्लीट हो जाए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके PPT या PDF कन्वर्जन में काम आएगा। बहुत ही जरूरी चीजें हैं, अब इन बातों को समझें और इसको यूज करने का प्रयास करें। तो पहला पैरामीटर किसी भी कण की स्थिति। दूसरा, सेकंड प्राचालक जिसको मैं बोलता हूं, सेकंड प्राचालक को कहता हूं मैं चेंज इन पोजीशन। स्थिति में परिवर्तन। अगर पहले में मैंने स्थिति को R से रिप्रेजेंट करा मान लो, तो मैं यहां लिखूंगा चेंज। ये डेल्टा जो सिंबल बना हुआ है ना बच्चों, ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है परिवर्तन को। यहाँ पर डेल्टा बोलते हैं इसको, इसका मतलब है परिवर्तन। और परिवर्तन आप ऐसे समझ सकते हो, अंतिम स्थिति F फॉर फाइनल और प्रारंभिक स्थिति। मोटा मोटा अभी हमारे लिए ये हो गया, ये F का मतलब फाइनल।
अंतिम। मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम के छात्र भी फाइनल और प्रारंभिक का अर्थ समझते हैं, तो बोर्ड पर या इस वाली स्थिति में हिंदी लिखना थोड़ा सा मेरे लिए सहज नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेजी लिखूं, इंग्लिश ही लिखे, पर आपको मैं सारी बातें हिंदी में भी बोल रहा हूँ और कम स्पीड पे। और ये कौन सी स्थिति है, इसको अपन बोलते हैं इनिशियल, प्रारंभिक। फाइनल मतलब अंतिम, और आई मतलब इनिशियल। चेंज इन पोजीशन, अब चेंज इन पोजीशन जो बच्चों है ना, इसी को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, इसको कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। न्यूनतम दूरी, मैं इसी निर्देश तंत्र में इसको बताने का प्रयास करता हूं। देखो, जैसे यहां मैंने इस निर्देश तंत्र का निर्माण किया, यहां पर अभी अभी इसको किया अपन ने निर्माण, और इस निर्देश तंत्र में जो स्थिति का परिवर्तन हो रहा है, उसी स्थिति के परिवर्तन को क्या बोला गया है, उसको लाने की कोशिश कर रहा था मैं, परंतु कोई बात नहीं, हम और व्याख्या में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। इस निर्देशांक पद्धति को मैंने फिर से बना लिया, यहाँ पर हमने टाइम लगा दिया। टाइम का मतलब घड़ी, घड़ी किसी भी निर्देशांक पद्धति में होनी जरूरी है। यहाँ हमने प्रेक्षक लगाया, प्रेक्षक हमेशा मूल बिंदु पर खड़ा रहता है, सारे परिवर्तन उसको देखने चाहिए। अब यहीं से हम गति को भी परिभाषित करते हैं। किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। कण की स्थिति में परिवर्तन मूल बिंदु के सापेक्ष। कण की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। कण की स्थिति में परिवर्तन किसने देखा, मूल बिंदु पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ने। और आपको पता है कि हर परिवर्तन में समय शामिल होता है, बगैर समय के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब भी किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, वहां पे समय आएगा ही आएगा, और वो चेंज होगा ही होगा। जैसे मूल बिंदु से कोई कण चला, तो हम सबसे पहले उससे बात करेंगे कि भैया तेरी दूरी कितनी है, ठीक है। दूरी की बात करने के लिए कोई दिशा की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बात नहीं करता, तो कण के द्वारा तय किया गया पाथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी। किसी भी गतिशील कण के लिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। देखें मैं क्या कह रहा हूं, यहां से कण ने चलना शुरू करा, मान ले कि वो पहले यहां था, यहां ओरिजिन से लेते हैं, मूल बिंदु से यहां से चला, यहां से होते होते वो पहले x1 पे पहुंचा, फिर मैं तो इसी लाइन पे बना रहा हूं पर उसको अलग करके, x1 पे पहुंचा, फिर x2 पे पहुंचा, फिर x3 पे पहुंचा, फिर x4 पे पहुंचा, और फिर उसको लगा कि मेरे को वापस से x3 पे आना चाहिए। ये उसने अपने चलने का रास्ता बनाया। अगर मैं एक एक ब्लॉक को एक एक मीटर का मान रहा हूं, जैसे ये x1 है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 है, ये जगह 4 है, ये 5 है, तो अब आप देख के बता सकते हैं कि
पार्टिकल ने, इस कण ने 0 से लेके 3 तक में कितनी दूरी तय करी? 0 से लेके x3 तक में कितनी दूरी तय करी? डिस्टेंस कितना बना है? तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर। मैं एक बार इसको पूरा बना के यहाँ पे दूसरी चीज लिख देता हूं। अपन को दूसरा क्या ढूंढना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी। कण पहले कहाँ था और अब कहाँ है। अगर वो जहां से चला था, कितना ही घूम घाम के नाच नोच के वो वापस अपनी स्थिति पर आ गया, तो हम उसका विस्थापन बिना किसी शक के, बगैर किसी दया के शून्य बना देंगे। कोई अफसोस किसी को इस बात पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रेक्षक की तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कण की स्थिति, तो 0 से x3 देखो, 0 से x3 को देखना, यहाँ से ये चला 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर। अब ये 3 मीटर ही चल रहा है, तो यही इसकी स्थिति है, यही इसका परिवर्तन है। तो कुल मिलाकर 0 से लेके यहाँ तक में इसने कितनी दूरी तय करी? 3 मीटर। अंतिम स्थिति क्या है? 3। प्रारंभिक क्या थी? 0। तो क्या मैं विस्थापन सही से लिख पा रहा हूं? बिल्कुल सही लिख रहे हैं सर, क्योंकि यही हमने सीखा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये 3 मीटर है, प्लस आ रहा है। प्लस का अभी कोई महत्व नहीं लग रहा हमको, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अब मैंने आगे लिखा 2 से लेके 4, नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलते, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 0 से कण x5 पे पहुंचा और फिर अभी रुका नहीं है, फिर x3 पर आ गया। अब गौर से देखें, 0 से x5 पर पहुंचा, कहां पहुंचा? 0 से x5 पर पहुंचा, तो कितनी दूरी तय करी? 5। बट अभी रुका नहीं है। 5 के बाद उसने अपनी यात्रा बैक डायरेक्शन में चालू कर ली, तो यहां से हो गया 6 और ये 7। तो यहां से लेके यहां तक की स्थिति में क्या परिवर्तन कितनी दूरी मिल गई? 0 से लेके 5 में ये था 5, और वापस की यात्रा में 2, 7 मीटर इसके द्वारा तय की गई दूरी है। गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए दूरी सदैव बढ़ती है। गतिशील कण के लिए दूरी सदैव बढ़ती है। अब विस्थापन देखते हैं। गौर से देखो, अंतिम स्थिति क्या है? जब वो यहां है, तो ये इसकी स्थिति है 3। और प्रारंभ में कहां था? प्रारंभ हमने लिखा है 0 को, इस वाली जगह को प्रारंभिक बताया गया है, तो -0, प्लस का 3 मीटर। बताओ, इतना चला, पहले भी 3 मीटर था, अभी भी 3 है, जबकि दूरी इसने 4 मीटर एक्स्ट्रा चल ली है। मतलब अगर ये कोई बाइक लेके जा रहा है, तो पेट्रोल की गणना तो आ ही रही है। आगे की स्थिति देखते हैं। ये होते 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 यहां पहुंच गया, इसको मैंने स्थिति x6 लिख दिया दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि समझने के लिए अपन को और अपने रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो कण है, मैंने बोला 0 से x5 गया और वापस से x6 पे आ गया। अब आप एक बार खुद ही सोचे कि दूरी कितनी हो गई और विस्थापन कितना हो गया। दूरी की गणना में आपको पहले यहां से इसको यहां पहुंचाना पड़ेगा, तो ये 5, और फिर रिटर्न जर्नी 5, 5 और 5 10, और एक ये 11। समझ में आई बात? तो 11 मीटर इसके द्वारा तय की गई दूरी है। मैं इसको समझा के लिखूं तो ये जैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अभी अपन सीख रहे हैं बिल्कुल फंडामेंटल से, तो हम इसको लिख देते हैं 11 मीटर। इस पूरी व्याख्या में 11वीं और 9वीं क्लास, 11th और 9th में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को ये इनिशियल लेक्चर अटेंड करना है। आगे की स्थिति डेल्टा आर। डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है? अंतिम स्थिति। गौर से देखो, अंतिम स्थिति यहाँ है।
जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानता है उसको पता है कि ये साइड पॉजिटिव होती है और दूसरी वाली साइड नेगेटिव होती है। इस साइड को अपन माइनस बनाते हैं। तो अभी यहाँ जो मेरे को निर्देशांक मिल रहा है वो है -1 और इनिशियल क्या था 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 मीटर। क्या विस्थापन 0 हो सकता था? हाँ, अगर O से चल के पार्टिकल x1 पे जाता, x5 पे जाता, सॉरी मैं इसको x5 लिख रहा हूँ, ये x5 नहीं है, ये x4 है ना, क्योंकि 4 पे तो मैंने रुकाया ही नहीं है इसको, ये 4 है। कोई नहीं है, बाकी सारा विश्लेषण वही है। तो 0 से चला, x4 पे चला, x4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से वापस से यहाँ आया। अगर यहाँ आने की जगह यही रुक जाता तो अंतिम स्थिति क्या है 0, प्रारंभिक क्या है 0, तो विस्थापन क्या होता 0। विस्थापन बहुत ही निर्दयी है, आप कितना ही फ्यूल जलाओ उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि अंतिम स्थिति क्या है। जस्ट लाइक हमारा रिजल्ट, आप बीच के टाइम में मेहनत करो पर आप प्रारंभ में वहीं थे, अंतिम वहीं है, तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। बाकी रिजल्ट की बात से एक बात बताऊं कि जो लोग भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं या क्लास में भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, अगर आपने बगैर पेन पेपर के पढ़ाई करी है, जो बोला गया है वो लिखा नहीं है, लिखाया गया नहीं, लिखाया गया तो टीचर का एक एडवांटेज है, बोनस समझो। आपको हर चीज पेन पेंसिल के साथ, कॉपी के साथ लिखनी है। आप वीडियो जब देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उसके साथ अपने पेन पेपर को जरूर रखो। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इसको कुछ समय पश्चात करूंगा, तो समझना वो समय कभी नहीं आता। मैं इस वाले क्षेत्र में 24 साल का अनुभव रखता हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को इस वाले रास्ते के लिए तैयार किया है या उनकी यात्रा में मदद की है। तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप अपने स्टूडेंट से लर्निंग के रास्ते को आसान बनाना चाहते हैं, तो जो गाइडेंस आपको दिया जाए ना उसको गांठ बांध के रख लो और ये ध्यान रखो कि उसके बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। तो यहाँ तक की क्लास में हमने जो सीखा है वो क्या है, मोशन। मोशन का क्या अर्थ हो गया, किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन, और हम उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, मोशन सदैव सापेक्षिक होता है, ऑलवेज रिलेटिव। मतलब इसको बताने के लिए एक प्रेक्षक जरूरी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष मोशन। जैसे मैं इस समय आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए विराम में हूँ, आई एम एट रेस्ट, बट कोई भी विराम में नहीं हो सकता। हम किसी मून से या किसी और प्लेनेट से देखे जाने वाले व्यक्ति के सापेक्ष गति पे हैं। किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में, किसी बस में, किसी टू व्हीलर पे दो लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सापेक्षिक रूप से विराम है, बट जो उसको बाहर से खड़े होकर देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है, उसके लिए दोनों ही व्यक्ति गतिशील है। तो मोशन सदैव क्या होता है, रिलेटिव। इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर किस महाराज को बिठाया है, हमारे प्रेक्षक को। बहुत ही सामान्य चर्चा अपन जब करते हैं ना आम आदमी की जैसे, तो हम इन शब्दों को खा जाते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये तो हमें पता ही है। जैसे हम बोलते हैं कि ये सड़क कहाँ जा रही है, थोड़ा रुक के सोचो तो आपको समझ में आएगा कि सड़क कहीं जाती है क्या। हम जाते हैं ऑन द सड़क, तो हम हमारे रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, है ना। सूरज पूर्व से निकलता है, क्या ये बात सत्य है? कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ सत्य है, बट आपको पता है सूरज नहीं निकलता है, वो वही है। अर्थ ऐसे घूमती है कि उसको लग रहा है कि सूरज निकल रहा है। क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट बनाऊं, आगे इसके सवाल आते हैं, असर्शन रीजन, जिसमें हमको लॉजिक इनपुट देना बहुत जरूरी है। अगर इसकी बात पूरी बढ़ाएं, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है, तो क्या सूरज गतिशील है? हाँ, इस बातचीत से ऐसा लग रहा है, बट आपको पता है पढ़ने में कि सूर्य नहीं गति कर रहा है, हमारे लिए पृथ्वी गति कर रही है। तब
हो सकता है वो किसी और फ्रेम में गति कर रहा हो, अपन उस हायर वाले एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहे, कुछ भी स्थिर नहीं है। बट पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। तो भारी तत्व कौन है, जिसके हैवी कौन है, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, वो कौन है? वो है सन। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं हमारी भाषा में, सन मूव कर रहा है। ठीक है, तो गति को समझने में, मोशन को समझने में फंडामेंटल चीजें हैं। गति की पार्टिकल की स्थिति समझनी है, पहली बात पोजीशन समझती है, और दूसरे नंबर पे क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, अगली क्लास में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमारे जीरो से लेके एडवांस लेवल के होंगे। प्रो फाउंडेशन कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की बातों को फैलाने का प्रयास करें। जितना आपके क्षेत्र में, जितनी आपके रीजन में साइंस की या कॉन्सेप्ट की पकड़ होगी, ध्यान रखना हमारा ग्रोथ होलिस्टिकली, संपूर्णता से उतना ही ज्यादा विकास करेगा। धन्यवाद।